लेकिन चौधरी साहब, अभी तो देखा जाए तो 9 मई के वाकयात के हवाले से चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट बाकायदा कोई हेयरिंग का आगाज़ तो उस तरह से नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ एक जीआईटी की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में भी जो प्रोसिक्यूटर है उसका ये स्टेटमेंट है कि उन्हें करार दिया गया मुलविस। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? और जब बाकायदा ट्रायल शुरू होगा इस मुकदमे का तो फिर हम कहेंगे कि अब उसमें वो क्या रिपोर्ट पेश की जाती है वो हतमी बात है। सुमिना, इसमें दो तीन बातें जो कानूनी लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो अदालत में जाना है और अदालत ने सिर्फ जो जीआईटी की जो ओपिनियन है सिर्फ उसको नहीं देखना है, उसके साथ जो एविडेंस है वो देखने हैं और क्या एविडेंस लगाए गए हैं या उनमें क्या चीज जो है कितनी सदाकत है, वो कितनी ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ये चालान मुरतब होता है, ये प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है वो करती है। देखा अमूमन ये गया है पाकिस्तान में कि जो हुकूमत वक्त होती है वो प्रोसिक्यूशन करती है और वो ज्यादा वो नॉर्मली जो है वो बनती है उसके ऊपर ख्वाहिशात के ऊपर और दबाव के ऊपर। तो इस किस्म की जो बातें हैं फिर बाद में इसलिए आपने देखा ना कि कभी भी किसी जो सियासत क्योंकि मुलव्वस हो जाती है मुकदमों में तो किसी भी मुकदमे का हतमी नतीजा नहीं निकलता। इस वक्त जो ये बातें कहना कि वो चेयरमैन पीटीआई जो है वो शामिल थे या नहीं शामिल थे, इसकी बुनियाद तो शवाहिद पे होगी और अदालतों की में जब मामला जाएगा ये टाइम टेकिंग है। जहाँ तक कि इस जो बात है हम सुनते आए हैं कि जी खतरनाक काम है, ये पिछले 1.5 साल से तो ये काम हो रहा है। अब वो ज़ाहिर है बॉटलनेक लगता है कि वो जिस तरह से इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो एक वो एफर्ट्स में या एंडेवर्स जो कोशिशें हैं उनमें भी तेजी आएगी। जो वो खुद भी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई कि वो उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए ये सारा जो है ये वो तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार भी करना है, मुझे नाअहल भी करना है। नहीं तो फिर हुकूमत भी तो ये कह रही है, रोज भी तो वो भी तो ये कहते हैं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं कि जी ये हो गया, हम अब ये कर रहे हैं, अब खतरनाक टाइम शुरू हो गया, हमारे पास शवाहिद आ गए। लेकिन बेल तो मंडे नहीं चढ़ी है, 200 से ज्यादा केस तो हो गए उनके ऊपर, लेकिन किसी की भी केस में अब क्या पेशरफ्त हुई है वो तो अभी तक तो नहीं हुई। लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है चौधरी साहब, इसकी वजह क्या है? जो बेल आपने कहा मंडे नहीं चढ़ रही, उसकी वजह क्या कमजोर शवाहिद हैं या फिर इसकी वजह ये है कि जानबूझकर ही उन्हें अभी तक ढील दिए रखी गई है? नहीं, ढील तो मेरे ख्याल में उनकी नहीं दी गई। देखिए ना अब कितने अरसे से उनका तो नाम भी टीवी पे लेना जो है अब है और उनसे बात भी नहीं की जा सकती उनके बारे में, ना ही उनका कोई मौकफ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ सकता है। इस हद तक तो सख्ती है, लेकिन इसके बावजूद अगर केसेस जो है वो सब्सटैंशियल नहीं होंगे, मतलब इसमें जो ज्यादा केस है अगर दिन में आप 16 40 FIR में मशवरे या बैटमेंट की बुनियाद पे किसी को शामिल करेंगे तो फिर उस पर ज़्यादा शकूक शुबात तो आते हैं। अब ये उनको ये कहना है कि जी उनको ढील दी गई है तो हुकूमत की तरफ से फिर ढील दी गई है, और फिर अगर हुकूमत ने ढील दी थी तो क्यों दी थी? इन सवालात का जवाब तो फिर हुकूमत है। इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा साथ खड़े हैं कि वो ये मैं समझता हूँ इस स्टेटमेंट की बुनियाद कोई नहीं है। इस स्टेटमेंट की कोई जो ये कहते हैं कि मुकदमात ठोस हैं या अभी तक ये कहने की हद तक किए गए हैं, लेकिन साबित नहीं ऊपर कोई ठीक हो गया कोई सैर हासिल या कोई ठोस शवाहिद जो है वो हुकूमत नाकाम रही है सामने प्रोड्यूस करने में। और इसी तरह की एक इमरान साहब अब जो चीज़ सामने आई है जो प्रोड्यूस हुई है वो आजम खान साहब का बयान है और पहले तो इस पर ही बड़ी सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक बंदा जो लापता था और फिर वो एकदम से प्रोड्यूस होता है और फिर वो एक स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस कर देता है, तो उसकी क्या आप समझते हैं कि कानूनी, अखलाकी और सियासी हैसियत हो सकती है? सुमिंदा, अब ये बात ही है, या तो आज़म खान जानते हैं या अल्लाह जानता है, या वो लोग जिनके साथ थे वो जानते हैं कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से गए हुए थे या कोई उनको लेके गया हुआ था, ये वो कहाँ थे। क्योंकि ख़ुद उन्होंने जो बयान दिया आज़म खान साहब ने कि वो अपनी मर्ज़ी से गए थे और फिर अपने एक दोस्त के पास थे पेशावर में। अब अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से जाता है तो वो जहाँ भी मर्ज़ी को जा सकता है और फिर वो अपनी मर्ज़ी से आके अदालत में बयान देता है। 164 का बयान जो है ये अदालत के सामने, जो मजिस्ट्रेट के सामने
जो बयान है असल में कानूनी हैसियत इसी की होती है, पुलिस लेकिन के सामने बयान की नहीं होती। वो ये बात कर रहे हैं हाँ तो जी। फिर उनकी फैमिली ने गुमशुदगी का क्यों रिपोर्ट दाखिल कराई थी? इसलिए ना कि फैमिली को तो नहीं था पता। अब वो क्यों देखें, फैमिली से क्यों छुप के गए थे? फैमिली को तो बताया जा सकता है। इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं, देखिए बिल्कुल बताया जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात मामला ऐसे होते हैं, स्ट्रेस इतना होता है। मैं इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा कि वो अपनी मर्ज़ी से ना गए हों, कोई उनको ले गया हो, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। इसलिए अगर उनको भी कोई लेके गया है तो ये कोई चंबे की बात नहीं होगी। लेकिन मामला ये है कि हम किसी पे ये इल्ज़ाम अपने आप नहीं लगा सकते। या तो वो खुद जो मुद्दई जब खुद कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गया था, तो फिर ज़बरदस्ती आप अपनी मर्ज़ी तो नहीं ठोस सकते कि नहीं नहीं भाई तुम्हें तो लेके गया था, को तुम्हें को लेके गया था। जब वो खुद कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ तो हमें तो फिर ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि वो एक आम आदमी नहीं थे, वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, और इतने सीनियर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमलन जो वज़ीर आज़म हाउस होता है उसको चला रहा होता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तमाम इख्तियारात सारे इंचार्ज होता है ना हर चीज़ का, तमाम चीज़ें जो होती हैं उसी के साइन से, उसी के फ़ोन पे, उसी के इशारों पे चल रही होती हैं। यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमलन पूरे पाकिस्तान की मशीनरी को जो है वो चला रहा होता है, हेड कर रहा होता है। और ये जितने मजबूत रहे हैं, आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब ने भी जब अलहदा हुए थे तो उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया था कि आज़म खान ही एक बुनियादी वजह थे। बड़े लोगों को शिकायतें रही हैं, बहुत सारे लोगों कि वो पास नहीं आने देते इमरान खान के, और बहुत सारे मामलात में जिसको चाहते थे अपनी मर्जी से जहाँ चाहते थे तैनात करवा लेते थे, अपनी मर्जी के लोगों को अपनी जगह पे रखते थे, ये सारे मामला। तो उस जैसे आदमी को मैं समझता हूँ कि इस मौके पे एक आपको क्रेडिट ड्यू क्रेडिट ज़रूर देना होगा कि फिर तो फवाद हसन फवाद और अहद चीमा इनसे बहुत अच्छे रहे, जिन्होंने इतनी इतनी कैद काटी, लेकिन वो वादा माफ गुआ तो नहीं बने। अगर आपकी थ्योरी ही सच मान ली जाए कि कोई उनको ले गया था तो वो तो जेल में गए, उनके सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन वो तो नहीं टूटे, उन्होंने तो नहीं वादा माफ गुआ बने या कोई बयान दिया। ये अगर चंद दिनों में ही टूट गए और आके जो आप ये सारा स्टोरी बयान कर दी, तो फिर आप देख लें कि झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। और ये मामला इतना देखें, साइफर कहानी जो है ये आप समझ लें कि काम हुआ कहाँ से। जब पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से, जो कि कानूनी ऑप्शन थी, साबिक़ वज़ीर आज़म की हुकूमत को ख़त्म किया, अपनी हुकूमत बनाई, तो उस वक्त कारकर्दगी के एतबार से उससे पहले तो तहरीक इंसाफ थी जो उसके लोग उसको छोड़ने जा रहे थे। लोग मुस्लिम लीग नून से और मुख्तलिफ जमातों से फैक्ट हैं और वो सारे उसके ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ जी, लेकिन साइफर का जो मामला है इमरान साहब, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये तो पिछले साल अप्रैल की बात हो गई, बल्कि मार्च की बात हो गई, जब लहराया गया पहली बार 27 मार्च को जलसे में और सारा मामला हुआ। सवाल ये कि फिर ये आज़म खान साहब को 1.5 साल बाद क्यों ये ख्याल आया कि वो बताएं आकर के इसकी हकीकत क्या है, और वो भी उस वक्त जब वो पहले एक महीना पूरा तकरीबन नज़र भी नहीं आए, मंजर आम पर भी नहीं थे, और उसके बाद फिर अचानक से वो आते हैं और वो उसकी आके हकीकत बयान करते हैं। तो जब ये पहले मामला इतना उठा था उसी वक्त क्यों नहीं वो बोले इसके ऊपर? उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए आज़म खान साहब अभी पता नहीं कितने और कामों में ना सिर्फ ऐनी शाहिद होंगे बल्कि शायद शरीक भी हों। तो इस मामले में उन्हें हो सकता है ये खौफ हो। सबसे पहली तो बात यह है कि हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोशिश करें कि आज़म खान साहब को किसी दिन आपके सामने यहाँ बिठाए और हम उनसे पूछें कि जनाब आपने उस वक्त क्यों नहीं आपके अंदर का मुसलमान जागा, उस वक्त आप क्यों। लेकिन बहरहाल ये सारे रेलेवेंट सवाल हैं जो कि जाहिर है उठ रहे हैं और इसके जवाब ज़रूर आने चाहिए। लेकिन अब चौधरी साहब से कुछ कानूनी भी मामला समझते हैं। चौधरी साहब, बहुत सारे लोग तो इवन ये तक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो उनका स्टेटमेंट हुआ है वो भी बेसिकली कोई 164 का बयान है ही नहीं है। उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें ऐसा लगता है कि वो तो कोई और बयान कर रहा है उनके बिहाफ के ऊपर। तो क्योंकि ना तो वो सब लोगों का ये कहना है लैंग्वेज उस तरह की है, और ना वो कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, कब ये हुई सारी रिकॉर्डिंग वगैरह बयान की, तो इस पर बहुत सारे अभी बहाम हैं। आप समझते हैं ये सही जेन्युइन बयान है? ये बयान जो है ये 2 तरह के बयान होते हैं कानूनी तौर पे। एक दफा 161 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होता है जो कि पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। उसको बयान की अहमियत जो है एविडेंशियली इतनी ज्यादा नहीं होती,
जब तक कि वो बयान, वही बयान जो है वो अदालत के सामने रिकॉर्ड हो और उस पर जिरा हो और उस पर जो सिर्फ बयान कर देना काफी नहीं होता, फिर जो चीजें वहां पे उस बयान में इल्जामात लगाए गए हैं या कोई चीजें रिवील सवालात हैं जैसे मैं पूछ रही हूँ, उनसे मुतालिक जो है वो एक ठोस शवाहद भी जो साथ में ना हो।